तो वी विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन से पहले आपको पता होना चाहिए गैस लॉस। ऑफ कोर्स हमारे एक दो न्यूमेरिकल्स बाकी है रिलेटेड टू टेम्परेचर स्केल्स, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाद में। बट टुडे वी विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैस लॉस। देयर आर 3 गैस लॉस। इन टोटल 3 इंपॉर्टेंट गैस लॉस है, चौथा भी है। तो 3 कौन से इंपॉर्टेंट है? एक है बॉयल्स लॉ, एक है चार्ल्स लॉ, एक है गै-लुसाक लॉ, और एक है एवोगैड्रोस लॉ। तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि किसी भी सब्सटेंस को स्टडी करना है तो फिर वी हैव टू सिलेक्ट सम पैरामीटर्स टू स्टडी अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, अगर हमको सॉलिड्स का स्टडी करना है बाय अप्लाइंग फोर्स, जिसको तुम बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसको हम स्टडी करने के लिए इलास्टिसिटी के टर्म्स में हमने स्टडी किया था। अगर वायर है, उस पर लोड लगा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो यंग्स मॉड्यूलस हम लोग फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है, उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो हम लोग बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं। सिमिलरली अगर शेप चेंज हो रहा है, तो हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे गैस का स्टडी करना है, व्हेन यू टॉक अबाउट गैस, क्योंकि गैस के पास डेफिनाइट शेप और साइज है ही नहीं, इट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम, तो फिर मैं चेंज इन शेप मेजर कर नहीं सकता हूँ, मैं चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं मेजर कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है इफ आई कैन मेजर बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस फॉर अ गैस। तो हम लोग गैस का स्टडी करने के लिए जो गैस से रिलेटेड पैरामीटर होते हैं ना, वही यूज कर लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिलेटेड टू गैस। एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर, और एक है एंट्रोपी। एंट्रोपी ये पैरामीटर तुम स्ट्रिक्टली केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, फिजिक्स में हम लोग इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो जस्ट टू समराइज, अगर आपको गैस को अच्छे से समझना है, गैस के प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है, तो आपके पास 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। लेकिन मैं तुमको जैसे बताया कि एंट्रोपी हम लोग फिजिक्स में बात ही नहीं करते, हम लोग फिजिक्स में सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं। तो ये जो मैं आपको 3 गैस लॉज बताने वाला हूँ, चौथा है एवोगैड्रो, उसको फिलहाल साइड में रखो। लेकिन जो 3 गैस लॉ में बताने वाला हूँ आपको, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसाक लॉ, ये तीनों गैस लॉ इन तीनों पैरामीटर को कनेक्ट करते हैं। मतलब दे टेल यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। तो सबसे पहला लॉ है, एंड बाय द वे, टू मेक थिंग्स इजी, इन चीजों को सिंपल बनाने के लिए, जो भी 3 गैस लॉज है, उसमें तीनों में से एक पैरामीटर कांस्टेंट होगा और बाकी 2 का रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हो, फिर आप बोलते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बराबर, करेक्ट। सिमिलरली सिमिलरली गै-लुसाक लॉ में आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर। तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज, तीनों एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 इज बॉयल्स लॉ। तो इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। तो रिलेशन किसका है? प्रेशर एंड वॉल्यूम का। तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है हमको? प्रेशर ऑफ फिक्स्ड ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ गैस। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि हम लोग एक्स्ट्रा गैस ऐड नहीं कर रहे सिस्टम के अंदर। सिस्टम यहाँ पे एक कंटेनर है या सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, यू विल चेंज वॉल्यूम, और आप देखोगे कि प्रेशर में कैसा चेंज आ रहा है। लेकिन हम लोग गैस का मास फिक्स रख रहे हैं। मतलब अगर मैंने 1 kg गैस ले लिया तो 1 kg गैस ही है, आई एम नॉट एडिंग एक्स्ट्रा गैस टू इट। सो प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, is inversely proportional to its volume, provided मतलब एक कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन है? व्हाट वाज केप्ट कांस्टेंट? व्हाट वाज केप्ट कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। बहुत सिंपल है ना। हमारे पास 3 ही पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ प्रेशर में चेंज कैसा हो रहा है। तो व्हाट वी सी इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बराबर। तो पी, बी और टी में से टी कांस्टेंट था,
अब ट्वेल्थ में आप ये वापस सारी चीजें रिवाइज करोगे, और ये जो आप बोल रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। सो अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी से बेस बना लो, काम में आएगा ट्वेल्थ में ये। देन तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है हमको? प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। So therefore, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. At constant temperature. Therefore, pressure equal to some constant into volume. Some constant, कोई constant है. Some constant upon volume. Therefore, pressure into volume is equal to constant. जब P into V का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो फिर आप लिखते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू Pn V। गुड। तो ये काम में आएगा आपको। P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक कब यूज करोगे? जब टेम्परेचर क्या हो? P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब होता है? व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, मतलब द गैस इज ओबेइंग विच लॉ? बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सिंपल। चार्ल्स लॉ के केस में आप कांस्टेंट किसको रखते हो? प्रेशर को। सो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस is directly proportional to its temperature. So volume of a fixed mass of gas is directly proportional to its temperature. And by the way, जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर बोलता हूँ या फिर पिछले केस में टेम्परेचर बोला है, तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है absolute temperature. What is the meaning of absolute temperature? Temperature measured in Kelvin scale. Very good. So volume of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature provided what was kept constant in this case? Provided pressure is kept constant. Pressure is kept constant. तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को तुम बोलोगे आइसोबारिक प्रोसेस। So in standard 12 you will learn about this process also. A thermodynamic process in which pressure remains constant is called as isobaric process. तो isobaric process में Charles law will be applicable, मतलब volume is proportional to temperature but at constant pressure. So volume is equal to some constant into T. So therefore volume by T equal to constant. इसका मतलब ये हो गया कि V1 by T1 equal to V2 by T2 equal to V3 by T3 equal to Vn by T. Good. Then तीसरा लॉ, third law is Gay-Lussac's law, which tells you that pressure of a fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature provided what is kept constant? Volume is kept constant. Okay. So pressure of a fixed mass of gas is directly proportional to किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू इट्स absolute temperature provided what is kept constant here? Provided volume is kept constant. So pressure is proportional to T at constant volume. So pressure equal to some constant into T. So pressure by T equal to a constant. मतलब P1 by T1 equal to P2 by T2 equal to Pn by T. राइट। तो अभी ये जो तीन गैस लॉ है, पहले इन तीनों का मतलब भी समझ लो। सिर्फ स्टेटमेंट याद होने से नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। तो हमारे पास तीन थर्मोडायनामिक पैरामीटर थे। आई रिपीट अगेन, तीन नहीं है, चार है, लेकिन एंट्रोपी की बात हम यहाँ नहीं करते। तो इन फिजिक्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
हम कर क्या रहे हैं, तीनों में से एक एक को कांस्टेंट रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, फिर वॉल्यूम चेंज करके देखा और हमने चेक किया कि मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है। तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट कर दिया। तो व्हाट वी फाइंड इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। और ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज इसके लिए फिर आपको, यू शुड नो, मैंने आपको परसों के लेक्चर में बताया था कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। याद है ना, सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब दे आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। इसको रैंडम मोशन बोलते हैं। रैंडम क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं और ही जा रहा है। तो सारे मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, दे आर मूविंग एनीवेयर विथ एनी स्पीड्स। तो किसी मॉलिक्यूल का स्पीड हो सकता है बहुत कम हो, किसी का बहुत ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। नाउ यू शुड नो प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? जनरल फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर कहाँ से आ रहा है, फोर्स से आ रहा है। बराबर। ये फोर्स कहाँ से आया? अब जब ये मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली मूव हो रहे थे, जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड होंगे, क्योंकि ये गैस एक कंटेनर के अंदर तुमने बंद करके रखा है, पैक करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर के अंदर है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रैंडमली मूव होते होते सिलेंडर के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो व्हेन दे कोलाइड दे एक्सर्ट फोर्स, और यही फोर्स है पर यूनिट एरिया, जिसको तुम बोलते हो प्रेशर। बराबर। यहाँ तक समझ में आया? तो प्रेशर कहाँ से आया? प्रेशर इज ड्यू टू collision of gas molecules with the walls of the container। अगर मैं वॉल्यूम कम कर देता हूं, इमेजिन मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, राइट। तो वॉल्यूम कम करने से क्या होगा, प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वॉल्यूम कम करोगे, इसका मतलब अभी गैस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है घूमने के लिए। इसका मतलब वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है अब वॉल्स के साथ ज्यादा कोलिजन करेंगे, क्योंकि जगह कम हो गई। तो दे विल अंडरगो मोर कोलिजन्स, एंड मोर कोलिजन विल लीड टू मोर फोर्स, मतलब मोर प्रेशर। इसके लिए जब तुम वॉल्यूम कम करते हो तो प्रेशर बढ़ता है। तो दैट इज वेर इज इनवर्स रिलेशन। नंबर टू, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, राइट, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज। इसको तुम बोलते हो चार्ल्स लॉ। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आई टेक अ सिलेंडर विथ अ मूविंग पिस्टन। मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन लगा दिया, और ये पिस्टन मूवेबल है, इट कैन मूव, और इसमें गैस है। गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, मूव हो रहे थे, रैंडमली मूव हो रहे थे। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट प्रोवाइड करना। हीट क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, गैस मॉलिक्यूल्स के पास, एंड द गैस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। फास्टर मोशन मतलब ज्यादा कोलिजन, किसके साथ, पिस्टन के साथ। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये पिस्टन के साथ ज्यादा कोलाइड हो रहे हैं, मतलब बेसिकली पिस्टन को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर पुश कर रहे हैं, राइट। तो वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज। इसको तुम बोलते हो चार्ल्स लॉ, राइट। तीसरा जो था वो था Jeloux लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब सोचो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस सिस्टम में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है हमारे पास, तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ सकता। अब वॉल्यूम फिक्स हो गया और मैंने हीट सप्लाई किया, क्या होगा, हीट किसके पास जाएगा, मॉलिक्यूल्स के पास, एंड मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, एंड व्हेन दे आर मूविंग फास्टर दे अंडरगो मोर कोलिजन्स, और मोर कोलिजन का मतलब क्या होता है, मोर प्रेशर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये तीनों लॉ यहाँ से आते हैं। तो बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चलो लिख ही देते हैं, आपके काम में आएगा। कौन सा गैस लॉ, क्या रिलेशन है
और कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है। नंबर वन, कौन सा गैस लॉ था, बॉयल्स लॉ था। तो गैस लॉ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या रिलेशन है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नंबर टू, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और तीसरा है गेलुजैक्स लॉ। तो गेलुजैक्स लॉ में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गुड। फिर एक काम करते हैं, इनको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर टू, एंड लास्टली कहाँ गया, इक्वेशन नंबर वन यहाँ था, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, एंड हियर यू हैव इक्वेशन नंबर थ्री। अब एक चौथा लॉ है जिसको तुम बोलते हो एवोगैड्रोस लॉ। पता है क्या व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? यस, व्हाट इज एवोगैड्रोस लॉ? हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब तक जो हमने तीन गैस लॉ लिखे ना, हमने तीनों में क्या मेंशन किया, हमने बोला फॉर एग्जांपल प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मतलब मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। दूसरे में भी हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मतलब अगेन मास इज कांस्टेंट। तीसरे में भी क्या बोला, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मतलब वापस से मास कांस्टेंट। एवोगैड्रो में वैसा बोल नहीं सकते। एवोगैड्रो में तुम नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर रहे हो, मतलब तुम मास बढ़ा रहे हो। तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है ना, अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाइड विल आल्सो बी मोर, राइट। पहले हमारा छोटा क्लासरूम था, सिर्फ 30 का स्ट्रेंथ था, 30 ही बच्चे बैठ सकते थे। फिर बच्चे बढ़ते गए तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ गया, तो वही चीज है इधर, इज द सेम थिंग। इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस द वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसलिए यहाँ पे फिक्स्ड मास मत बोलना। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस is directly proportional to, is directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, proportional to number of moles, number of moles of gas। तो V is proportional to N, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं ये चारों इक्वेशंस को एक सिंगल इक्वेशन में लिखूं, मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इसको कंबाइन करके लिखता हूं तो बनता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और याद रखना ये आइडियल गैस के लिए है। आइडियल, आइडियल चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करती। आइडियल मतलब क्या, आइडियल मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए, और प्रैक्टिकल मतलब आइडियल, फॉर एग्जांपल अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, आइडियली स्पीकिंग कोई भी दो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। तो टू गैस मॉलिक्यूल्स नेवर इंटरैक्ट विद ईच अदर, आइडियली स्पीकिंग। आइडियली अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, राइट, फॉर एग्जांपल उस सिलेंडर का वॉल्यूम 10 लीटर है फॉर एग्जांपल, और उसमें मैंने गैस भर दिया, तो गैस का वॉल्यूम कितना, 10 लीटर। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने देखा तो था, एनी टू गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो फिर गैस मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वहां पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज फार 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 लेस देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आइडियल गैस जब आप लिखते हो ना, तो आइडियल गैस में दो तीन ऐसे अजम्पशंस होते हैं, जैसे नो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंटरैक्ट विद ईच अदर, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस दे आर नॉट एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर, ऐसा अजम्पशन होता है। रियल में ऐसा होता ही नहीं। इन रियल गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंटरैक्ट विद ईच अदर। नंबर टू, आइडियल गैस इक्वेशन के टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज फार लेस देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जब मैं बोल रहा हूँ आइडियल, तो ये थियोरेटिकल है, दिस इज प्योरली थियोरेटिकल। ऐसा होगा, ऐसा होता ही नहीं है, नथिंग इज आइडियल। तो आइडियल केस में हम लोग कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं, क्योंकि गैस को हम देख नहीं सकते। तो जब हमने शुरू में गैसेस का स्टडी स्टार्ट किया तो कुछ चीजें माननी पड़ गई ना, कि चलो ऐसा होगा वैसा होगा। गैस मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स बेसिकली, आगे सीखोगे आप, गैसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। तो तब जब ये थ्योरी डेवलप हुआ तो हमको तो पता ही नहीं था ना गैस मोनोएटॉमिक होता है कि डायटॉमिक होता है। हमने बोला गैस इज मोनोएटॉमिक, और फिर गैस के मॉलिक्यूल का शेप हमने मान लिया स्फेरिकल। हमेशा थोड़ी स्फेरिकल शेप होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो आता है वो कुछ सर्टन अजम्पशन से आता है। विल नॉट गो इनटू दैट, सिर्फ हम ये पहले चार इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों को कंबाइन कर दिया। पहला इक्वेशन क्या था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरा क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा क्या था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चौथा क्या था? हाँ, तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को कंबाइन करता हूँ तो हमको मिलता है PV प्रोपोर्शनल टू NT। हाँ, बताता हूँ कैसे, रुको। व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में तुमने क्या बोला? प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड mass of gas is inversely proportional to volume provided temperature is constant। और जब तुमने बोला फिक्स्ड मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं? हो गया ना। और टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट है, राइट। तो व्हाट इज कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट? कांस्टेंट। तो पीवी, पी इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो n कांस्टेंट है क्योंकि हमने बोला फिक्स्ड मास ऑफ गैस। P भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने क्लियरली बोला है कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। मतलब PV इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो P इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन क्या है? V है। तो P क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो हो गया। तो अगर मैं टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखता हूँ तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन आ गया। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ कौन सा था? चार्ल्स लॉ। Volume is directly proportional to temperature, volume of fixed mass of gas। Fixed mass of gas मतलब n constant, right? Volume is proportional to temperature at constant pressure, तो pressure भी constant। तो रिलेशन क्या बन गया? तो ये तो चार्ल्स लॉ था ना, ये चार्ल्स लॉ, राइट। उसके बाद गिब्स लॉ, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, फिक्स्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बन गया P इज प्रोपोर्शनल टू T। फिर आखिर में तुमने क्या बोला? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में तुमने क्या बोला? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वो भी है। तो ये जो तुम लिखते हो ना PV प्रोपोर्शनल टू NT, ये तुम चारों गैस लॉ को कंबाइन करके लिख देते हो कि चारों एक, जब एक ही इक्वेशन में तुम्हारे चारों काम होते हैं ना तो चारों को कंबाइन कर दिया हमने, PV प्रोपोर्शनल टू NT। और जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट लिखूंगा जिसको बोलते हो गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R, राइट। करेक्ट यहाँ तक? तो PV इक्वल टू nRT वेर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये आपका बन गया आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन वेर n इज नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? पक्का पक्का? तो मैं फटाफट फटाफट रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हमने देखा चार्ल्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू T। हमने देखा गिब्स लॉ, P प्रोपोर्शनल टू T। हमने देखा एवोगैड्रो लॉ, V प्रोपोर्शनल टू N। इन चारों को हमने कंबाइन कर दिया तो PV प्रोपोर्शनल टू NT। एंड जस्ट टू चेक कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं, तो हमने क्या बोला कि चलो टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं और अमाउंट भी कांस्टेंट मान लेते हैं। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट बाय V, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हो गया, वेरीफाई हो गया, सही था, सही है। फिर मैंने बोला कि चलो सेकंड लॉ वेरीफाई करना है। सेकंड लॉ में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट
और हमने मास भी चेंज नहीं किया, तो चार्ल्स लॉ भी ओबे कर रहा है ये। उसके बाद हमको तीसरा लॉ वेरीफाई करना था, तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी, गेलुजैफ लॉ भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद एवोगाड्रो लॉ, वो भी फॉलो हो रहा है क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू n। हो गया, चारों ही लॉ फॉलो हो रहे हैं। तो PV इक्वल टू nRT, where n is constant of proportionality known as universal gas constant। हो गया, तो ये चारों गैस लॉ को तुम कंबाइन करके एक सिंगल लॉ लिखते हो, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग इन डिटेल वापस देखेंगे 12th में, अभी फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने बता दिए चारों लॉस। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में नहीं है वो, लेकिन आगे जाके लगने वाला है, दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड हियर इटसेल्फ। तो टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में आपको गैस लॉस का डिस्कशन ही नहीं है, बट पता होना चाहिए बिकॉज यू विल नीड। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। एंड व्हाट इज आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गुड, देन अब हम स्टार्ट करेंगे द रियल, क्या बोलते हैं, सोल ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, थर्मल एक्सपांशन। तो हमारा ज्यादा फोकस होगा थर्मल एक्सपांशन पे। थर्मल एक्सपांशन में तीन टाइप के एक्सपांशन हमको देखने हैं, एक है लीनियर एक्सपांशन, एक है एरियल एक्सपांशन, और एक है वॉल्यूम एक्सपांशन। एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल एक्सपांशन? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपांशन होना, दैट इज थर्मल एक्सपांशन, बराबर। व्हेन मैटर इज हीटेड it normally expands, and when it is cooled it contracts. So what we have seen is matter, when matter is heated, और ये हमने हर एक फॉर्म ऑफ मैटर के लिए देखा है। हमने जब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात की थी, तो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ रहा था, वॉल्यूम। मतलब लिक्विड एक्सपांड होता है तो तुमको पता है ही, सो व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। फिर हमने अभी चार्ल्स लॉ में भी देखा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब ये गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड ऑल्सो द सेम थिंग इज ट्रू फॉर सॉलिड्स। तो तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों ही केसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपांशन होना, इन शॉर्ट। तो थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या, व्हेन मैटर इज हीटेड इट एक्सपांड्स। और मैटर क्यों बोला, क्योंकि तीनों स्टेट्स के लिए सेम है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट करोगे तो वो एक्सपांड होगा, सो इट एक्सपांड्स। एंड व्हेन कूल्ड, जब टेम्परेचर डाउन कर दिया, उसका कम कर दिया, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। बट नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हुआ क्यों, why matter expands on heating and why it contracts on cooling। तो ये समझने के लिए हम लोग सिर्फ सॉलिड्स का रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हमारा फोकस इस चैप्टर में मोस्टली सॉलिड्स पे है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11th स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन सॉलिड्स। लिक्विड्स एंड गैसेस तुम 12th में सीखते हो डायरेक्टली। अब ऐसा क्यों हुआ, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सपांशन क्यों हुआ। तो एक्सपांशन क्यों हुआ वो समझने के लिए आपको पहले इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ सॉलिड। पता है ना, तो बताओ, कितनी बार तो बताया, सॉलिड्स में अरेंजमेंट क्या होता है, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक होता है मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल का डिस्टेंस होता है सेम, राइट। गुड। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, जो भी इसको तुम बोलो, मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त भी बताया था
कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन। तो दे आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग, ये पता होना चाहिए। दे आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एनर्जी। ये एनर्जी किसने सप्लाई किया, तो सराउंडिंग में जो हीट है वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, और वो एनर्जी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, तो किसके पास गया, पार्टिकल्स के पास गया, और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। सो दिस पार्टिकल्स आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, मतलब ये ऑलरेडी वाइब्रेट हो रहे हैं, तो दे आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, तो दे आर वाइब्रेटिंग। ठीक। नाउ व्हेन हीटेड, जब मैं इसको हीट करता हूँ, जब मैं हीट करता हूँ, हीट करना मतलब एनर्जी सप्लाई करना, और वापस से वही बात, एनर्जी का नीदर भी क्रिएटेड। तो ये एनर्जी कहाँ गया, मॉलिक्यूल्स के पास, पार्टिकल्स के पास। ये पार्टिकल्स ऑलरेडी वाइब्रेट हो रहे थे, अब क्या होगा, नाउ दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड। तो पहले स्लो वाइब्रेट हो रहे थे और एम्पलीट्यूड कम था, नाउ दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड। अगर इनको ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होना है तो स्पेस रिक्वायर्ड विल बी मोर। इसके लिए क्या होता है, द सॉलिड स्टार्ट्स एक्सपांडिंग। तो एक्सपांशन इसके लिए होता है क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिड्स व्हेन यू हीट देम, the particles of the solid they start vibrating faster and with more amplitude, and this leads to expansion. So when heated, मैं सिर्फ सॉलिड्स की बात करूंगा। when heated, particles of the solid particles of the solid vibrate faster and with more amplitude, and with more amplitude, and hence solids solids expand on heating। और इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो द इंक्रीज इन डायमेंशंस, अभी डायमेंशंस क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहीं नहीं बोला कि लेंथ बढ़ रहा है, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, कि एरिया बढ़ रहा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एक्सपांड हो रहा है। अगर मेरे पास एक थिन वायर है, थिन वायर, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज अ थिन वायर, सॉलिड का वायर है, स्टील का वायर है, इसको मैं हीट करने लगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक मेटल प्लेट है, इमेजिन आई हैव अ मेटल प्लेट, एंड इफ आई स्टार्ट हीटिंग इट, इसका एरिया बढ़ेगा, उसको बोलते हो एरियल एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक थ्री डी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्पीयर, जैसे कि क्यूब। नाउ इफ आई स्टार्ट हीटिंग क्यूब और अ स्पीयर, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम एक्सपांशन। तो तीन टाइप के एक्सपांशन होते हैं, एक में लीनियर मतलब लेंथ बढ़ता है, एक में एरिया बढ़ता है, और एक में वॉल्यूम बढ़ता है। तो तीनों के लिए मैं सेम वर्ड यूज कर लूंगा, डायमेंशंस। और ये तो हमने इलास्टिसिटी में भी किया था, याद होगा आपको। हमने जब स्ट्रेन डिफाइन किया था, स्ट्रेन, तो हमने क्या बोला था, लेंथ भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या फिर शेप चेंज हो सकता है। तो हमने क्या बोला था, चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो जब आप फर्स्ट टाइम थर्मल एक्सपांशन डिफाइन कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सी चीज है, द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। या फिर द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल, द चेंज इन डायमेंशंस, आई वुड से इंक्रीज इन डायमेंशंस। तो चेंज मतलब यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है, increase in dimension, the increase in dimension of an object या फिर of a body due to thermal energy, due to thermal energy या फिर due to increase in temperature is known as thermal expansion, is known as thermal expansion। यहाँ तक क्लियर। तो बिफोर वी गो अहेड आई वुड वांट टू नो, यहाँ तक क्लियर है क्या। तो अभी तक आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ गैस लॉस देखे,
और उसको चारों गैस को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाया। फिर हमने देखा थर्मल एक्सपांशन क्या होता है और क्यों होता है। मैटर मैटर में जब बोल रहा हूँ तो मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपांड होते हैं। तो मैटर व्हेन हीटेड इट एक्सपांड एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्सपांशन क्यों हुआ, लेकिन ये समझने के लिए हम सिर्फ सॉलिड्स कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का फोकस सॉलिड्स पे है। गैस हम देख लेंगे अगले साल मतलब एकेडमिक ईयर। ओके। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स, जैसे तुमको पता है कि सॉलिड्स में एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है पीरियोडिक और डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। और दे दे मतलब पार्टिकल्स, दे आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग विद सम एम्पलीट्यूड। जैसे तुमने हीट किया इसका मतलब दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विद मोर एम्पलीट्यूड। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो हर एक पार्टिकल वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जब वो ऐसा कर रहा है तो वो अपने आजू बाजू के पार्टिकल्स को धक्का दे रहा है, कोलाइड कर रहा है और अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाजू का जो पार्टिकल था वो भी अब ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा। ऐसा करते करते जो बाउंड्री के पार्टिकल्स होंगे, एनर्जी वहां तक जाएगा, एंड दिस पार्टिकल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड सभी का बढ़ गया, तो डेफिनेटली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल आल्सो इंक्रीज, या द स्पेस ऑक्यूपाइड विल आल्सो इंक्रीज, जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन होते हैं तीन टाइप के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, अब इस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये टॉपिक तीन नहीं है, ये टॉपिक एक ही है। जैसे यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सारा थ्योरी सेम था। सिर्फ यंग मॉड्यूलस में तुम बोलते हो चेंज इन लेंथ, बल्क में बोलते हो चेंज इन वॉल्यूम, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में बोलते हो चेंज इन शेप। बाकी सारा तुमने देखा होगा, हमने तो डेफिनेशन भी सेम लिखी। याद है क्या? टेंसाइल स्ट्रेस कैसे डिफाइन किया था, वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे डिफाइन किया था? टेंसाइल स्ट्रेस का डेफिनेशन याद है? if the force associated with a body produces change in length of a body, ऐसा होता ना हमने, the force, if the force, कौन सा force? deforming force, if the deforming force produces change in length of a body, then the stress associated is called as tensile stress. फिर वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या किया था हमने? if the deforming force produces change in volume of a body, then the stress associated is called as volume stress. तो ये जो दो चैप्टर है, आई विल स्लो डाउन लिटिल बिट। ये जो दो चैप्टर है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि थ्योरी तुमको ज्यादा याद रखना ही नहीं है, सेम सेम स्ट्रक्चर बनते जाएगा, सिर्फ वर्ड्स चेंज होंगे। टेंसाइल स्ट्रेस में जहां तुमने लेंथ लिखा है, वॉल्यूम स्ट्रेस में वहीं पे तुम वॉल्यूम लिख दोगे, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। थर्मल एक्सपांशन तीन टाइप के हैं। कौन से तीन टाइप के हैं? लीनियर लीनियर एक्सपांशन, उसके बाद एरियल एक्सपांशन, जिसको तुम सुपरफिशियल भी बोलते हो। सुपरफिशियल मतलब सरफेस का बढ़ना, सुपरफिशियल एक्सपांशन। और तीसरे टाइप का कौन सा है? वॉल्यूम एक्सपांशन। इसका मतलब तुमने अगर सिर्फ इन तीनों में से किसी भी एक का थ्योरी अच्छे से समझ लिया, बाकी सब सेम है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपांशन से। तो पहला टॉपिक है लीनियर एक्सपांशन। हाउ विल यू डिफाइन लीनियर एक्सपांशन? The increase in length of a body due to increase in temperature is called as linear expansion. So the increase in length of a body due to increase in temperature, is known as linear expansion.
is known as linear expansion. Good. And remember, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं हर बार हर एक महीने में ये बार बार बोलता रहता हूँ, फिजिक्स को रटना बिल्कुल नहीं, तुम समझ लो, अपने आप ही लिखे जाएगा। ये जो नोट्स तुमको मैं देता हूँ ना, आई हैव नॉट रेफर टू योर बुक्स, इन सम केसेस आई हैव डन, क्योंकि देखना पड़ता है ना कितनी डेप्थ तक पढ़ाना है। हायर लेवल पे जाओगे तो बहुत ही ज्यादा लिखे लिखा होता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना, उसके बाद अपने आप समझ में आता है। तो व्हाट आई डू इज स्पेसिफिकली, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट और सीईटी ऑल्सो, तो आप लोगों का ज्यादा फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। यू हैव टू डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रादर देन पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन थ्योरी। तो थ्योरी के लिए क्या करना, सिंपल इलाज है, एकदम सिंपल रखो। तुमने बता दिया लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, बता दिया ना, यस, हो गया, आ गया। अब इसके बाद जब तुम लीनियर एक्सपेंशन की बात करोगे, तो तुम एक बॉडी लोगे, जैसे कि एक रॉड हो गया, एक वायर हो गया, बराबर। अब इस रॉड का कुछ ओरिजिनल लेंथ होगा, लेट अस से एल। फिर हमने इस रॉड को हीट कर दिया, हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेट अस से डेल्टा टी। और उस वजह से क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। कितना एक्सपांशन हुआ, कुछ नाम दे देंगे, विल से सम इंक्रीज इन लेंथ, राइट, डेल्टा एल, ऐसा बोल देंगे डेल्टा एल। तो अभी क्या करना, व्हाट यू शुड डू इज, पहले तो तुम डायग्राम ड्रॉ करके बता दो कि हो क्या रहा है। डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये हमारे पास था रॉड, जिसका लेंथ क्या है, एल। देन हमने इसको हीट कर दिया, और हीटिंग की वजह से इसका लेंथ बढ़ गया, हीटिंग की वजह से इसका लेंथ बढ़ गया। इसका लेंथ कितने से बढ़ा, तो इतने से बढ़ा। इतने से बढ़ा मतलब ये कौन है, डेल्टा एल। और टेम्परेचर कितने से बढ़ा, डेल्टा टी, हो गया। बस लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बना लो, लेट व्हाट वाज एल, ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, हियर आई वुड से इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ बड़ा है इसके लिए इंक्रीज इन लेंथ। व्हाट इज डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, हो गया, राइट। अब ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ is directly proportional to original length, and increase in length is directly proportional to increase in temperature। इन दोनों को मैं अगर कंबाइन कर देता हूं, तो ये बन गया डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, बराबर। सिर्फ आपके बुक का लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो जो मैंने नोट्स दिए ना, उसमें मैंने जानबूझ के टेक्स्ट बुक का तरीका लिख के रखा है। उन्होंने क्या बोला पता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल इंक्रीज, delta L by L. Fractional increase in length is directly proportional to increase in temperature। पर कोई कंपल्सन नहीं है कि तुमको जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा ही लिखना है, आपके ऊपर है। अगर आपको टेक्स्ट बुक की भाषा में लिखना है तो आप बोलोगे इट इज सीन दैट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल बाई एल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा अलग तरीके से लिखना है, नो इश्यूज, वी कैन से इट इज सीन दैट, it is seen that change in length or increase in length, increase in length is directly proportional to, is directly proportional to number one, initial length, which is original length, number two, change in temperature, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी आप बोलोगे मैं बार बार इंक्रीज 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 क्यों बोल रहा हूँ, तुम थर्मल एक्सपांशन की बात कर रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे डायमेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपांशन है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये जनरल थ्योरी नहीं है, इसके लिए मैं चेंज नहीं मेंशन कर रहा, मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज, क्योंकि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन इंक्रीज, राइट, हो गया। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव रिटन, इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल is proportional to L, and delta L is also proportional to
डेल्टा टी, इन दोनों को कंबाइन कर लो। Therefore delta L is proportional to L into delta T. Therefore delta L is equal to, जब भी तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो क्या लिखते हो? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है अल्फा। क्या है ये? अल्फा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, ये भी अल्फा है, ये कांस्टेंट है, ये भी अल्फा है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैंने थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया इसका। अल्फा एल डेल्टा टी, वेयर अल्फा क्या बोलते हैं अल्फा को? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, where alpha is a constant of proportionality known as coefficient of linear expansion. Alpha is coefficient of linear expansion. Alpha is constant of proportionality which is known as coefficient of linear expansion. Good. आ गए यहां तक? तो अब अभी देखते हैं कि ये अल्फा क्या है फिर। व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। एक काम करते हैं, डेल्टा एल को मैं बोल देता हूं लेट अस से एल टी माइनस एल जीरो। अभी नोटेशंस क्या यूज किया? आई जस्ट चेक एंड यूज द नोटेशंस ऑफ योर बुक ओनली। आई थिंक एल टी माइनस एल जीरो ही बोला है मैंने, ठीक है। अब ये एल टी माइनस एल जीरो का मतलब क्या है? देखो ऐसा है, हमने एक रॉड लिया था, अभी अच्छे से सुन लेना और अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक रॉड लिया था, इसका ओरिजिनल लेंथ कितना हुआ था हमने? एल। नॉर्मली हम इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल लेंथ को मैं क्या बोलूंगा? एल जीरो। क्या बोलूंगा? एल जीरो। रिमेंबर, जो मैंने एल लिखा था इनिशियल लेंथ, लेकिन नॉर्मली हम इनिशियली रॉड को 0 डिग्री पे रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो आगे समझेगा आपको। तो हमने जो इनिशियल लेंथ मेजर किया था वो कौन से टेम्परेचर पे था? 0 डिग्री। तो उसी एल को मैंने नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया? एल जीरो। बराबर। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जो नया लेंथ है वो 0 डिग्री छोड़ के हायर टेम्परेचर पे है। उस हायर टेम्परेचर को मैंने बोल दिया कैपिटल टी। क्या बोल दिया? तो जो नया लेंथ है उसको मैं क्या बोलूंगा? एल सफिक्स टी। राइट। तो इनिशियल टेम्परेचर हम लोग 0 लेते हैं, वो क्यों लेते हैं वो समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको, बट यू नीड टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिमेंबर यू ऑलवेज टेक इनिशियल टेम्परेचर एट 0। वो क्यों, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आज या कल में। और ये सेम सेम फॉर्मूला आपको रेजिस्टेंस के लिए भी बनाना है, देखेंगे हम बाद में। गुड, शायद हो भी गया हमारा। आई डोंट रिमेंबर इफ वी हैव डन दैट ऑलरेडी और नॉट। किया ना हमने? किया ना? क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हमने। अरे हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन अभी पिछले चैप्टर में, एसीटीसी में, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में हमने सॉल्व किया है। रेजिस्टेंस हमारा मान लो इतना ओहम है इतने टेम्परेचर पे। किया, सॉल्व किया, मैंने ही करवाया मुझे याद है, डोंट वरी। राइट, ये क्लियर? पक्का पक्का। तो देयरफॉर अल्फा क्या आएगा? अल्फा क्या आएगा? व्हाट इज डेल्टा एल? इट इज एल टी माइनस एल जीरो। और एल क्या लिखेंगे अभी? क्या लिखेंगे? एल जीरो। और ये डेल्टा टी को डेल्टा टी रख दो या टी माइनस जीरो कर दो, चलता है। यू कैन राइट डाउन टी माइनस जीरो ऑल्सो, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर तुमने 0 लिया, चलता है। ये आ गया अल्फा। बराबर। आई वॉन्ट टू नो टू थिंग्स फ्रॉम यू। नंबर वन, what will be the SI unit of alpha? न्यूमरेटर में क्या है? लेंथ। लेंथ माइनस लेंथ इज लेंथ। डिनोमिनेटर में क्या है? लेंथ इनटू टेम्परेचर। लेंथ और लेंथ, लेंथ और लेंथ कैंसल, तो क्या बचा? टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर केल्विन में मेजर कर रहे हो तो पर केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो तो पर डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। राइट, हो गया। डायमेंशन तो पता लगी गए, 1 अपॉन टेम्परेचर के डायमेंशन है, मतलब टेम्परेचर इज टू -1, थीटा इज टू -1।
नंबर 2, हाउ टू डिफाइन अल्फा। अल्फा को डिफाइन कैसे करोगे? ये तो फॉर्मूला बन गया ना, अभी डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन अल्फा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करोगे? डिफाइन कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या करते हैं? अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो इनिशियल लेंथ था, मतलब लेंथ एट 0 डिग्री था, वो था 1 यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट? 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, डिपेंड करता है तुम कौन से सिस्टम में हो। अगर तुम एसआई में हो तो 1 मीटर, तुम सीजीएस में हो तो 1 सेंटीमीटर। और फिर एक काम करेंगे, डेल्टा टी को भी 1 कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी एज 1? इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ओनली 1 डिग्री सेल्सियस। बराबर? मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, 0 से कहाँ पे गए? 1 तक गए। तो L0 की वैल्यू क्या डाल दी मैंने? डेल्टा टी क्या कर दिया? 1। तो अल्फा क्या बन गया? L t - L0 अपॉन, इसको फिलहाल L0 रखो, 1 और 1। इसको L0 क्यों रखा? क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? डेल्टा एल है, मतलब चेंज इन लेंथ है। तो अल्फा इज नथिंग बट, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। बराबर? अब इसको इंग्लिश में लिखना है। अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। So coefficient of linear expansion is defined as change in length per unit original length at 0 डिग्री सेल्सियस। बराबर? पर यूनिट, क्योंकि वैल्यू 1 थी। राइट? करेक्ट। और तुमने टेम्परेचर कितने से बढ़ाया? 1 डिग्री। पर डिग्री लिखा है उसमें, पर डिग्री या फिर, अरे लिखा है, यू हैव टू जस्ट पुट दिस इन वर्ड्स प्रॉपरली। Coefficient of linear expansion is defined as change in length per unit original length at 0 degree Celsius per degree change in temperature, मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर हम चेंज की जगह पे इंक्रीज बोलना चाहिए था, तो डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया डिफाइन। तो डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion is defined as, कैसे डिफाइन किया? is defined as change in length, again I would say increase in length, increase in length, as increase in length per unit, per unit ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ कब मेजर किया था? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब देखो ऐसा है, हमने यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना लिया? 0। लेकिन अगर मैं लीनियर एक्सपांशन की बात कर रहा हूँ और मैं अगर अल्फा की वैल्यू हायर टेम्परेचर पे मेजर करूँ, मतलब 0 डिग्री छोड़ के हायर टेम्परेचर पे मेजर करूँ, तो इट इज सीन दैट कि अल्फा की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है एट हायर टेम्परेचर ऑल्सो। तो जब तुम लीनियर एक्सपांशन की बात करोगे तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर 0 ही होना चाहिए। वो वॉल्यूम के केस में लगेगा आपको, वॉल्यूम के केस में। लेकिन एरिया के केस में और लेंथ के केस में
ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं दे डू नॉट चेंज मच विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो it is found that the value of alpha does not change much, मतलब स्मॉल चेंज होता है with increasing temperature, with increase in temperature. Therefore we can write, जैसे तुमने अल्फा के लिए क्या लिखा था एल टी माइनस, वैसे तुम लिख देना L2 माइनस L1, where L2 is less at higher temperature and L1 is less at lower temperature. यहाँ पे लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री ही होगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. राइट, डिफाइन करते हुए हमने किया था. उसके बाद क्या लिखोगे L1, और यहाँ क्या लिखोगे T2 माइनस T1. बराबर, गुड. तो फॉर लीनियर एक्सपांशन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप अल्फा को 0 डिग्री पे ही डिफाइन करो. तो अभी लेट अस अगेन क्विकली रिवाइज ऑल दिस थिंग्स और अच्छे से अभी सिस्टम के अंदर फिट कर दो. वी आर लुकिंग एट थर्मल एक्सपांशन एंड टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन. टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन 3 टाइप होते हैं, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो अगर रॉड जैसा ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा. अगर मेरे पास एक सरफेस है जिसको तुम प्लेन बोलते हो, जिसको तुम लैमिना भी बोलते हो, लैमिना ये वर्ड बार बार यूज करोगे आगे जाके आप. लैमिना, ये फर्नीचर के ऊपर लगाया हुआ है ना हमने, इसको लैमिनेट बोलते हैं. लैमिनेट सुना है ना वर्ड, लैमिनेट, सनमाइका, दैट इज लैमिनेट. बराबर है. वो लैमिना क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस है, थिन सरफेस है. तो अगर मेरे पास एक थिन मेटल प्लेट है, उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ेगा, तो वहां पे एरिया का एक्सपांशन होगा, तो उसको बोलेंगे एरियल एक्सपांशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन. मेरे पास एक वॉल्यूम है, मैंने वॉल्यूम को हीट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ गया, उसको बोल देंगे वॉल्यूम एक्सपांशन. तो 3 टाइप के एक्सपांशन है. पहला टाइप का एक्सपांशन है लीनियर एक्सपांशन. सबसे पहला काम है डिफाइन करो. द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपांशन. आ गया. अब लीनियर एक्सपांशन ये डिफाइन कर दिया, फिर हमको फॉर्मूला चाहिए था. हमको ये समझना है कि एग्जैक्टली लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो हुआ, कितना इंक्रीज हुआ. तो हमने क्या किया, एक रॉड लिया जिसका ओरिजिनल लेंथ था L, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा T से, लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L. तो लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा L. इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 थिंग्स. नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ, नंबर 2 इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो डेल्टा L is proportional to L and delta L is proportional to delta T. So increase in length is directly proportional to original length and increase in length is directly proportional to increase in temperature. So delta L is proportional to L delta T. अब proportionality का साइन हटाओगे तो इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट लिखोगे. तो डेल्टा L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसको तुम बोलते हो अल्फा, L डेल्टा T. ये जो अल्फा है इसको हम नाम दे देंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. क्या बोल दिया इसको, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. अब ये जो अल्फा है ये बन जाएगा आपका डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T, क्योंकि डेल्टा L था अल्फा, L डेल्टा T, तो अल्फा क्या आ गया, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T. व्हाट इज डेल्टा L, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. फाइनल लेंथ है LT और इनिशियल लेंथ है L0. तो डेल्टा L क्या हो गया, LT माइनस L0, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, L0 इंटू डेल्टा T. बराबर. तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया, LT माइनस L0 अपॉन L0 डेल्टा T. ये हो गया फॉर्मूला. लेकिन मुझे अगर डिफाइन करना है, मतलब अल्फा एग्जैक्टली क्या, तो वो अल्फा डिफाइन करने के लिए हमने एक सिंपल सा ट्रिक यूज किया. हमने ऐसा सोच लिया कि चलो एक काम करते हैं, जो ओरिजिनल लेंथ था ना 0 डिग्री पे, उसको 1 यूनिट मान लो. अब 1 यूनिट मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, या डिपेंड करता है तुम कौन से सिस्टम में हो. अगर तुम FPS सिस्टम में हो तो 1 फीट, अगर तुम CGS यूज कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, तो SI या MKS में हो तो फिर 1 मीटर. और हमने क्या सोचा कि अगर मैं टेम्परेचर भी 1 डिग्री से बढ़ा दूं,
तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक रॉड ले रहे हैं जिसका ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर था, बराबर, कब 0 डिग्री पे, और अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिर्फ 1 डिग्री से, सिर्फ 1 डिग्री से, तो लेंथ बढ़ेगा। तो जितना भी लेंथ बढ़ा उसी को बोल देंगे अल्फा। पर कंडीशन क्या थी, 0 डिग्री पे लेंथ कितना है 1 मीटर, 1 यूनिट। टेम्परेचर तुम कितना बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ गया। तो जितना भी लेंथ बढ़ा उसी को क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। मतलब अगर तुम उसको नॉर्मल अपने मदर टंग में सोचोगे, मैं अभी हिंदी में बता देता हूँ, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कितना लेंथ बढ़ा उसको हम बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कंडीशन सिर्फ इतना था कि ओरिजिनल लेंथ होना चाहिए था 1 यूनिट और इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए था 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर। तो मैंने एक रॉड लिया 0 डिग्री पे 1 मीटर का, 0 डिग्री पे 1 मीटर का रॉड लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कर दिया, तो हो सकता है कि 1.1 हो गया लेंथ। पहले कितना था, अभी कितना है, तो चेंज कितना हुआ। अब बस इसी को तुम बोल रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, राइट, क्लियर। तो डिफाइन कैसे करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ कितना बढ़ा है उसको तुम बोलते हो अल्फा। यहाँ तक क्लियर। बट देन एक्सपेरिमेंटली हमने ऐसा देखा कि हमने इनिशियल टेम्परेचर अगर 0 नहीं भी लिया होता, कोई और टेम्परेचर लिया होता, तो भी अल्फा की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती। मतलब अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर 0 की जगह 5 डिग्री रख दूं, 10 डिग्री रख दूं, और फिर मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो इट इज सीन दैट कि अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। हो सकता है 0 डिग्री पे अल्फा की वैल्यू 0.1 है, हायर टेम्परेचर पे 0.11 है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 0 डिग्री से डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि इन जनरल अल्फा क्या है L2 minus L1, where L2 is length at higher temperature T2 and L1 is length at lower temperature T1। तो अल्फा आ गया L2 minus L1 upon L1 into T2 minus T1। है ना क्लियर। बाकी का हम देखते हैं कल।